तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स का आज हमें 8th लेक्चर देखना है, जिसमें हम देखने वाले हैं अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत। ये सिद्धांत हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस समय इस सिद्धांत को दिया गया था उस समय इसने मेंडल के नियमों पर क्रांति ला दी थी, मतलब एक बलपूर्वक उनके नियमों को मानने के लिए विवश कर दिया था। क्योंकि ये जो नियम है कहीं ना कहीं जो मेंडल का नियम है उसको और तरीके से संतुष्ट करता है। अब ये नियम क्या है इसके बारे में तो हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि नियम क्या है, किसने दिया था, क्यों दिया था, किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। और हाँ, ये एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया हुआ है। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो काफी बार 95% बच्चे ऐसे हैं जो इस टॉपिक को डायरेक्ट रट लेते हैं, समझते नहीं है। ये पीछे एक जो डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम 95% बच्चे नहीं समझ पाते हैं। और इनफैक्ट इस टॉपिक का जो मेन चीजें हैं वो तो रट लेते हैं बच्चे, पूरा टॉपिक कोई बच्चा नहीं समझता है। एनसीईआरटी पर दिया ही कुछ ऐसा है कि अगर आप अपने आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपके समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। एक छोटे से वीडियो में हम सब चीजें कवर कर लेंगे और इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो मजा आएगी आपको, एक एक लाइनें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें पहले जान लेते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि मेंडल ने अपना नियम दिया था, लेकिन उस समय कुछ समस्याएं आई और इनका नियम नहीं आ पाया। ठीक है, फिर इनका नियम सन 1900 में, कितने में बच्चा, सन 1900 में 3 साइंटिस्टों ने मिलकर इनके नियम को दिया। और जब इनके नियम को दिया ठीक 2 वर्ष बाद, मतलब सन 1902 ईस्वी में, कितने में, सन 1902 ईस्वी में ये वाला सिद्धांत आ गया। और इस सिद्धांत ने जो नियम दिए गए थे 1900 में, उनको बहुत ज्यादा बल दिया, उनको मानने के लिए लोगों को विवश किया, क्योंकि ये सिद्धांत भी उन नियमों को कहीं ना कहीं प्रूव करता था। तो ये सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेंडल के लिए, ये क्रांति ला दिया मेंडल के नियमों पर। ठीक है, तो इस सिद्धांत को अब हम समझेंगे क्या सिद्धांत है, सारी चीजें अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो देखिए, सन 1902 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1902 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया था। दिया किसने था बच्चा, तो 2 साइंटिस्ट थे, एक तो था वाल्टर सटन और थियोडोर बोवरी। अब ये दोनों साइंटिस्ट, नाम तो साथ में ले लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिपादित तो दोनों लोगों ने किया था। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि दोनों जो साइंटिस्ट थे वो साथ में अपने प्रयोग नहीं कर रहे थे, दोनों अलग अलग अपने प्रयोग कर रहे थे। जब दोनों का रिजल्ट आया तो लगभग सेम था, तो इसीलिए जो प्रतिपादन का श्रेय दे दिया जाता है वो वाल्टर सटन और थियोडोर बोवरी को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत बताया। और अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत था क्या, अब मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सन 1900 तक क्या हो रहा था कि जो माइक्रो सूक्ष्मदर्शी थी वो लगातार डेवलप हो रही थी। ठीक है, लेकिन इतनी डेवलप उस समय नहीं थी 1900 में, लेकिन 1902 तक में माइक्रो सूक्ष्मदर्शी जो थी वो अब अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 2 साइंटिस्ट थे वाल्टर सटन और थियोडोर बोवरी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका प्रयोग किया सूक्ष्मदर्शी का। और उससे इन्होंने क्या देखा, एक सेल, और सेल के अंदर इन्होंने क्या देखा, न्यूक्लियस होता है जैसा कि आपको पता होगा। और न्यूक्लियस के अंदर इन्होंने देखा कि कुछ क्रोमोसोम्स पाए जा रहे हैं। अब आपको एक चीज पता होगी बच्चा, ये जो क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं ये बनते कैसे हैं, तो ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं। और डीएनए के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो यहां आपको कितनी चीजें क्लियर हुई कि जो ये क्रोमोसोम है ये बनता कैसे बच्चा, तो ये डीएनए से मिलकर बनता है। और डीएनए का जो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। किसी पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो इन्होंने ये सब चीजें किस पर देखी, इन्होंने ये सब चीजें माइक्रो सूक्ष्मदर्शी पर देखी। यही इन्हें काफी ज्यादा हेल्प की थी अपने नियम को देने के लिए। इसी के जरिए ही अपना नियम दे पाए थे, किसके जरिए, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के जरिए, एक डेवलप माइक्रो सूक्ष्मदर्शी के जरिए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इनके रिजल्ट को देखते हैं कि आखिर इन्होंने एग्जैक्ट तरीके से अंदर देखा क्या, इन्होंने नियम दिया क्या। ठीक है, तो अब अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, पहला नियम ये आता है एनसीईआरटी की लाइन कि इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम के गतिविधि द्वारा समझाया। इन्होंने क्या देखा था बच्चे, एक सेल देखा था, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखा था और क्रोमोसोम्स की गतिविधियों का अध्ययन किया। और इन्होंने पाया कि जो मेंडल के नियम थे, जो जीन मेंडल ने बताया था, जीन वगैरह जो थी, ये कहीं ना कहीं जीन से मिल रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये जीन में समानताएं दिख रही हैं। तो इन्होंने एक लाइन और कही कि क्रोमोसोम का व्यवहार ठीक जीन की तरह या लगभग जीन के जैसा ही है, मतलब जो बताए गए नियम थे वो कहीं ना कहीं सत्य हैं। और इन्होंने एक बात और कही, इस बात को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पहले एनसीईआरटी की लिखी हुई लाइन को पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है, सटन और बोवरी ने तर्क पूर्वक प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। अब अच्छी तरीके से चीजों को समझिएगा, इस लाइन को समझिएगा। अब देखिए, एक डायग्राम आपके सामने होगा। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम है,
अच्छी तरीके से समझिएगा बच्चा, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, सपोज दैट यहाँ पर कौन सी जीन है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर कैप स्मॉल टी है, ठीक है। ये दोनों जीन हो गई। अब ये किस पर है, ये क्रोमोसोम पर है, ठीक है। अच्छी तरीके से बच्चे समझिएगा, ठीक है। जब इनका डिवीजन हुआ, जब इनका विभाजन हुआ, जब ये अलग हुआ दूसरे विभाजन द्वारा, तो जब ये अलग हुए तो देखिए अब यहाँ पर कारक क्या हो रहे हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। अभी तक कारक गुणसूत्र पर थे, ठीक है, लेकिन जब गुणसूत्र का डिवीजन हुआ, जब गुणसूत्र का विभाजन हुआ, तो साथ साथ में कारक भी विभाजित हो गए। समझ रहे हैं आप चीजों को। तो कहीं ना कहीं इन कारकों को हमने क्या कहा था, इन कारकों को हमने जीन कहा था बच्चा। तो अब आप क्या देखेंगे, यहां पर एक चीज आपको देखने के लिए मिल रही होगी कि गुणसूत्र, जो गुणसूत्र हैं, जो क्रोमोसोम हैं, जब उनका विभाजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके साथ साथ जीन्स का भी विभाजन हो रहा है। मतलब इनमें दोनों में इक्वली, मतलब कुछ ना कुछ समानताएं देखने के लिए आपको मिल रही हैं, ठीक है। और बहुत कुछ समानताएं देखने के लिए मिली हैं, और भी चीजें हम कवर करेंगे जितनी भी चीजें एनसीईआरटी पर दे रखी हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, जो क्रोमोसोम था, जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो उनके साथ साथ जो कारक हैं जिन्हें हमने जीन कहा था वो भी अलग हो रहे हैं। इट इज क्लियर बच्चा, ये चीज समझ में आई। अब देखिए यहां पर क्या आ जाता है, क्रोमोसोम और जीन ये दोनों है, दोनों के पॉइंट हम पढ़ेंगे, दोनों की समानताएं पढ़ेंगे। ये पॉइंट एग्जैक्ट तरीके से तो एनसीईआरटी पर दे रखे हैं, लेकिन समझता कोई नहीं। मैंने एक बार कहा ना कि आप केवल इस चीज को रटते हैं, समझते नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है और अच्छी तरीके से चीजों को समझना है। अब देखिए जो जीन का पॉइंट आता है और जो क्रोमोसोम का पहला पॉइंट आता है वो क्या है, ये दोनों जोड़े में होते हैं। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर मैं जीन की बात करता हूं तो कोई पादप लंबा है, एक लंबे पादप की मैं बात करूं तो उस पर कौन सी जीन हो सकती है, कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। अगर मैं यही क्रोमोसोम की बात करूं, क्रोमोसोम की बात करूं तो यहां पर एक्स वाई, एक्स एक्स, ये क्या है, दोनों क्या है, दोनों आपस में जोड़े पर हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। युग्मन जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में केवल एक ही जा पाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो जीन मैंने ली, अब इनका जब युग्मक बनेगा, जब ये युग्मक में विभाजित होंगे, ये अलग अलग युग्मकों में जाएंगे। मतलब जो कैपिटल टी है वो एक युग्मक बनाएगी और ये जो स्मॉल टी है ये अपना एक अलग युग्मक बना लेगी। दोनों अलग अलग युग्मकों में चले गए, जिसे हमने युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा था, ठीक है। क्योंकि युग्मक की शुद्धता का नियम था क्या, कि कभी भी दो युग्मक साथ में नहीं हो सकते, जब भी उनका युग्मक बनेगा तब वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक इसी तरह क्रोमोसोम पर भी होता है कि जब इनका क्या होता है, जब ये युग्मक बनाते हैं, तब जब इनका विभाजन होता है तब ये भी अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अलग अलग जोड़े में एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग अलग जोड़ा है दोनों। अगर मैं इनका जोड़ा बनाता हूं और इनका आगे चल के क्रॉस कराता हूं तो कभी भी इनका क्या होगा, इनका मेल नहीं होगा, ये स्वतंत्र रूप से विसंयोजित ही रहेंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी समझा रखी है। यहां पर दो पॉइंट समझने वाले थे, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और हाँ, ये पॉइंट नंबर सेकंड, ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है, अगर ये पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझाता हूँ इस चीज को। पहला पॉइंट ये वाला तो आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर से इस चीज को क्लियर करता हूं। मैंने अभी अभी आपको डायग्राम समझाया था कि अगर मेरे पास दो क्रोमोसोम है, अगर मेरे पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर मेरे पास दो क्रोमोसोम है और जब इनका विभाजन होगा, क्या, जब इनका विभाजन होगा तो ये कुछ अलग हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अलग होंगे तो इनके साथ जुड़ी हुई जो जीन है, इनके साथ जुड़ी हुई जो जीन है वो भी साथ में क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। यही चीज कह रहा है कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। ये जो दोनों जोड़े सामने आपको दिख रहे होंगे, ये युग्मक बनाते समय क्या हुआ, जोड़े का केवल एक पार्ट इस तरफ आ गया और एक पार्ट इस तरफ आ गया, दोनों अलग अलग युग्मक बना लिए। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ना भी आई हो तो एक एग्जांपल और समझिए। अगर मैं इसी एग्जांपल को एक्स और वाई में लेता हूं और इसी एग्जांपल को क्या लिख देता हूं, एक्स एक्स लिख देता हूं, और जब इनका युग्मक बनाऊंगा तो इसका तो केवल एक ही युग्मक बनेगा, ठीक है, एक्स ही बनेगा। लेकिन अगर मैं एक्स वाई की बात करता हूं तो इसमें कितने युग्मक बन जाएंगे, इसमें दो युग्मक बनेंगे, एक्स और वाई। अब आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कैसे अलग हो रहे हैं और कैसे अलग अलग युग्मकों में विभाजित हो रहे हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से, अब तो अच्छी तरीके से एग्जैक्ट रूप से समझ में आ गई होगी। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट वगैरह करिए। वैसे तो मैंने इसको देखिए 3-4 तरीके से समझा लिया, इसीलिए कि आपको समझ में आए।
अब हमारा मेन चीज आता है क्या, डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम और इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है और ये 95% बच्चे इस डायग्राम को नहीं समझते, ये मेरा दावा है। 95% बच्चे केवल चीजों को पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब अच्छी तरीके से इस डायग्राम को समझिएगा, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस डायग्राम को आपको क्लियर करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जीवन फेज, ठीक है। अब देखिए क्या होता है सेल डिवीजन में, पहले तो जीवन फेज आती है, पहले तो क्या आती है, जीवन फेज आती है, फिर एस फेज आती है, फिर G2 फेज आती है, फिर ऐसे करके कई फेज चल मतलब लगातार कई फेजेज चलती रहती हैं, ठीक है। तो ज्यादा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, ये तो एक अलग टॉपिक है, जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, जीवन फेज में हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। एक तो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा होगा, एक तो रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। अब ये 2 गुणसूत्र हैं हमारे पास और इनके G1 और G2 फेज के बीच में भी एक फेज पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं एस फेज। और एस फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो डबल हो जाते हैं, डीएनए जो है वो डबल हो जाते हैं। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा G2 फेज में कि अब क्या हो चुका है, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है वो डबल हो चुके हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। इस चीज को किसने देखा था, इस चीज को 2 साइंटिस्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वाल्टर सटन और वोवरी ने देखा था, ठीक है। उन्होंने क्या देखा था वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं इस डायग्राम के थ्रू। तो क्या हुआ, जीवन फेज में क्या हुआ कि जो हमारे पास क्रोमोसोम थे अब वो एस फेज में डबल हो चुके हैं, जो कि हमें G2 फेज पर दिखाई दे रहे होंगे। आई होप यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब G2 फेज के बाद वैसे तो एना फेज आ गई, डायरेक्ट मेटाफेज वगैरह भी होती है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एनाफेज की, ठीक है। एनाफेज में क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों एनाफेज पर ही हो रहे हैं। अब होगा क्या बच्चा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो जो दोनों क्रोमोसोम हैं अब वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब वो अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होने के साथ साथ जो गुणसूत्री बिंदु है उनका विखंडन भी हो जाएगा। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, रेड कलर जो मैंने कर दिया, बीच में जो पॉइंट सा दिख रहा है, ये क्या है, ये गुणसूत्री बिंदु हैं, इनका विघटन हो जाएगा और ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये क्या हो जाएंगे, अब ये अलग हो जाएंगे। आपको ये दूसरे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, अब दोनों क्रोमोसोम जो हैं, जो दोनों गुणसूत्र हैं वो अलग हो चुके हैं और जो इनका गुणसूत्र बिंदु था वो भी जा चुका है, विखंडित हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनका मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, जो दोनों गुणसूत्र हैं, ध्यान दीजिएगा और इस चीज को मैं अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। ये मेरे पास 2 गुणसूत्र हैं, ये मैंने पेंसिल ली है, ये मैंने पेन लिया, दोनों गुणसूत्र हैं। दोनों गुणसूत्र का क्या था बच्चा, दोनों गुणसूत्र में एक पॉइंट था, ठीक है, जिसको मैंने कहा, क्या कहा था, जिसको मैंने कहा था गुणसूत्री बिंदु। तो हुआ क्या मियोसिस फर्स्ट के दौरान एनाफेज में कि जो गुणसूत्री बिंदु है वो अब विखंडित हो चुका है। अब गुणसूत्री बिंदु क्या हो गया, विखंडित हो गया। तो और जो दोनों क्रोमोसोम है, जो दोनों क्रोमोसोम्स थे ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं एक लेता हूं जिसमें 2 हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब ये अलग होंगे, वैसे तो मेरे पास पेंसिल है, इसमें सपोज दैट 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गुणसूत्र 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब टोटल हैं। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, सपोज दैट मैंने मियोसिस सेकंड का पहला नंबर डायग्राम लिया, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। अब ये ऑरेंज ऑरेंज है मेरे पास। तो मियोसिस सेकंड में होगा क्या बच्चा, मियोसिस सेकंड में ये दोनों अलग अलग ध्रुव की तरफ खिसकेंगे, ये ऐसे खिसकने लगेंगे, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, मतलब दोनों अपने विपरीत ध्रुवों की तरफ खिसकने लगते हैं। तो ये दोनों कुछ ऐसे खिसकने लगेंगे, ऐसे खिसकने लगेंगे और जाकर जर्म सेल बना लेंगे। टोटल अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो ये इस तरफ खिसकेगा और ये वाले डायग्राम की बात करूं तो ये इस तरफ खिसकेगा। ऐसे ही सेम इस डायग्राम के साथ होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा और ये कुछ 4 सेल बना लेंगे। ये चारों सेल किस पर आ गई, एन अवस्था पर आ गई। अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने एग्जैक्ट यही चीज समझाई थी कि शुक्राणु कैसे बनते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 4 हमें शुक्राणु प्राप्त हो गए, एन चारों अलग अलग हैं। आई होप ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। बाय द वे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताते रहिए कमेंट के जरिए, मैं देखूंगा कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रही है। और इस चीज को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा बच्चा। अगर आपने मुझसे पढ़ा है इस चीज को या तो आपने किससे भी पढ़ा है और चीजों को समझा है तो आप 5% बच्चों में आते हैं जो इस चीज को जानते हैं। 95% बच्चे इस चीज को केवल रटते हैं, समझते नहीं है। तो आज के लिए
लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। आगे हम पढ़ेंगे क्या, सहलग्नता, क्योंकि हमें सहलग्नता ही आज पढ़ना था, लेकिन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जस्ट इसी टॉपिक के बाद ही आता है सहलग्नता वाला, तो सहलग्नता वाली चीजें हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जेनेटिक्स के जितने भी लेक्चर आने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।